नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, एक तरह से अब कहा जा सकता है कि एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इसके मायने मीडिया निकाल रहा है और जबरदस्त जश्न मनाकर कह रहा है कि देश भर के लोग जश्न मना रहे हैं और मोदी के साथ हैं। हमारी चर्चा का विषय यही है कि क्या पूरा देश मोदीमय हो चुका है? क्या बीजेपी की इस दोबारा बनने वाली सरकार में, बनने वाली बहुमत की सरकार में क्या सच में मोदी की स्वीकारता बढ़ गई है? इन्हीं सवालों के साथ हम शुरू करते हैं कि क्या सच में देश मोदीमय हो गया है? क्या सच में अब मोदी की स्वीकारता बढ़ गई है या वही वोट वर्ग है, बाकी के वोटों का बिखराव है? आपकी बात ठीक है कि जो वोट हैं वो चाहे वो एसपी के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे बिहार में आरजेडी और कांग्रेस हो, उनके वोट निस्संदेह मोदी को मिले हैं और मोदी की स्वीकारता जो है वो वाकई में बढ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट आए हैं, एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में कई सारे दिखाया, आज तक ने दिखाया कि 368 सीटें मिल रही हैं और उसी के मुताबिक ये आया भी है। हालांकि मतलब विपक्ष जो है अभी भी कहते हैं, कुछ लोग जो हैं पत्रकार हैं, नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो एग्जिट पोल आए थे, क्या उसको इस पोल जो अभी जो आज रिजल्ट आया उसके तहत उसको इस तरीके से डिजाइन किया था या फिर ये वाकई में जनता ने वाकई में ये सम्मान दिया है मोदी? एग्जिट पोल जैसा तो रिजल्ट आया है। सवाल यह है, इन्होंने राजनीतिक दलों का कहा कि इनका अभी शुरुआती आकलन है कि सपा, बसपा और आरजेडी जैसे दलों का वोट मिलते हुए दिख रहा है। राजनीतिक दलों पर तो चर्चा होगी, सवाल कई चीज़ों पर है। जब बात देश की होगी तो देश में एक बड़े वर्ग की बात होगी, जहां पर एक बड़ी आबादी की बात होगी कि क्या वो मोदी के साथ है। सवाल ये है तान्या, क्या आपको लग रहा है कि मोदी के साथ देश है? जिस देश की हम बात कर रहे हैं उस देश में क्या वो माइनॉरिटी वर्ग है? क्या आपको लग रहा है कि वो भी है? क्या दलित वर्ग है? क्या लग रहा है आपको वो भी है? क्या लग रहा है कि इस बहुमत के मायने मान लिया जाए कि मोदी को पूरे देश में स्वीकार लिया है? देखिए, आंकड़ों से तो लोगों को लग सकता है कि मोदी को स्वीकार लिया है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। कई बार किसान खुद जमीन पे उतर आए, उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, महिलाएं आई हैं, तो उनमें भी अभी तक उनकी स्वीकारता मुझे नहीं लगता उस तरह से हुई है। वो सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है, कहीं पे काम किया हो, बट ज़्यादातर जो बाकी वर्ग है, महिलाएं हो, दलित हो, चाहे किसान हो, उन्होंने हमेशा उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। तो उस चीज़ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सवाल इसलिए है, बोलूँगा समर कि आप जरा देखिए कि इन पिछले 5 सालों में बेरोजगारी एकदम से चरम पे रही, किसान सड़कों पे थे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, महिलाएं भी सड़कें पे रहीं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक तरीके से जनता की भी हार है, क्योंकि जनता जो है मोदी सरकार में त्रस्त थी। वो क्योंकि उनसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अगर आप पकौड़ा तलते हैं तो वो भी एक रोज़गार है। रोज़गार नहीं था, कई सारे तमाम जो मुद्दे हैं, जो एक विकास का जो नारा था, विकास का नारा दिया गया लेकिन विकास ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरा। लेकिन इन 2 महीनों के अंतराल में जिस तरीके से चुनाव प्रचार में पीएम और उनके जो नेता हैं, भाजपा नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने विकास को और राष्ट्रवाद को, बालाकोट को उन्होंने मुद्दा बनाया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे उतरा है और जनता में जाके उसने हिट किया है। मतलब कह रहे हैं कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, बावजूद इसके राष्ट्रवाद ये सब बाइनरी तय करके किया गया। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस देश में सवाल ये उठता है, जब सबके साथ की बात होगी तो क्या नजीब की अम्मी भी उन लोगों में से हैं जो इस देश में कहा जा रहा है कि मोदी की स्वीकारता बढ़ गई? क्या रोहित वेमुला की मां भी है जो हर हर मोदी कर रही हैं? क्या इस देश के दलित, माइनॉरिटी और तमाम वो वर्ग जो पीड़ित रहे, परेशान रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, क्या वो सब शामिल हैं या फिर एक लोकतंत्र में मेजॉरिटी के आगे माइनॉरिटी की आवाज़ दब जाती है? काफी हद तक दोनों चीजें हुई हैं। बहुसंख्यकवाद जो सबसे बड़ा एजेंडा था बीजेपी का इस पूरे 5 साल के, जो एक पूरा उनका पैटर्न अगर आप देखें तो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करने का था, जो हो चुका है, जिसका नतीजा है आज प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से जीत रही हैं और दिग्विजय सिंह हार रहे हैं, आतिशी हार रही हैं दिल्ली में। कई सारी चीजों में वो 5 साल में सक्सेस हो गए हैं। अब उनका अगला एजेंडा 5 सालों में क्या होगा वो देखना दिलचस्प है, क्योंकि वो उनका जो पहला काम था माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करने का, वो तो काम पूरा हो चुका है। अब अगले 5 साल में वो क्या करते हैं वो देखना दिलचस्प है।
मेजॉरिटी को खैर कौन डिफाइन करेगा? समर, मुझे ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी नहीं किया, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस है उन पे कब्जा किया है। मैंने 5 साल पुराने की बात की, पर अभी के चुनावों में भी देखना चाहिए कि किस तरह से बार बार ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, फिर भी लोग अगर ये इसको अपना लेते हैं और मान लेते हैं और इस पर सवाल नहीं उठाते। अभी ईवीएम जो स्ट्रांग रूम से बाहर देखी गई, उसके बावजूद अगर उस पर सवाल नहीं उठ रहे तो ये भी एक खतरे की बात होगी। ये बहुत पहले ऐसा रहा है, ज्यादातर मशीनरी सरकार के पक्ष में रहती है, लेकिन इस तरह से खुलेआम जिस तरह से अब विपक्ष की कोई भी आवाज उठती है तो उसका जमकर विरोध किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। और बेशर्मी की तो हद देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शर्मा जाएं, उस स्तर से भी नीचे आकर इस देश के एंकर पत्रकार लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और विपक्ष को एंटी नेशनल भी घोषित करने से बाज नहीं आते हैं। ये सब ये दिखाता है कि इस देश में किस तरह से एक तरफा लहर बनाई जा रही है, एक तरफा डायलॉग किया जा रहा है, और जो भी असहमति दिखाता है उसके साथ किस तरह से किया जा रहा है। क्या दूसरे टर्म में थोड़ी नरमी आएगी अगर अब मोदी की सरकार फिर से बनती, जिस तरह अभी ट्रेंड दिख रहे हैं, थोड़ी नरमी आएगी, या ये चीज आनी है और खुलकर आनी है? जैसे सुबह से टीवी चैनलों को देखिए तो भगवा राज आ गया। जी समर, आप अभी देखेंगे तो सबसे पहले आज मोदी जी ने जो रुझान आए उसके बाद जो ट्वीट किया है वो सबसे पहले सबका साथ और सबका विकास का किया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये इलेक्शन पूरी तरीके से कम्युनल ग्राउंड पर हुए हैं और साध्वी प्रज्ञा यहाँ चुनावी मैदान में थी, तो लोगों को लगा कि एक तरीके से यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रही है, और मतलब उन्होंने इस तरीके से एक माहौल बनाया इस तरह के राजनेताओं को उतार करके कि ये इलेक्शन जो हो जाए वो कम्युनल बेसिस पर हो जाए। लेकिन अभी उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की है, तो एक तरीके से नरमी देखी जा रही है कि हो सकता है कि वो आने वाले 5 सालों में वो कम्युनल ग्राउंड पर इस चीज़ को अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। नरेंद्र मोदी क्या सबसे लोकप्रिय नेता ही हैं, या फिर सबसे ज्यादा स्वीकारे गए नेता हैं, या फिर इस डेमोक्रेसी के सबसे अनुकूल नेता हैं? क्या टर्म देना चाहोगे? देखिए, जो भी ये 5 साल बीते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया है वो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पीआर टीम ने। हम लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि उस किसी भी पॉलिसी का आउटकम क्या है, लेकिन सबको ये ज़रूर पता होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है, स्वच्छता भारत अभियान आया है, जो भी तमाम स्कीम्स हैं, जीएसटी आया है, डिमोनेटाइजेशन है। चाहे हम लोग को ये ना पता हो लोगों को कि उसके गलत जो नुकसान हुए हैं वो क्या हैं, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है कि उनकी ये स्कीम्स आई हैं, तो हो सकता है ये जो बस क्रिएट किया गया है मार्केट में, इसका भी उनको फायदा हुआ है। ये चीज़ समझना होगा। भले ही इनकी बात में ही बात जोड़ना चाहूंगा, भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो जितने फंड आए उतने यूज नहीं हुए, भले ही जो है गंगा सफाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी अध्यक्षता नहीं की, भले ही लिंचिंग में मारे गए लोगों को एक बार भी पूछा नहीं गया कि आपका हाल क्या है, मगर फिर भी इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं उसमें तो मोदी एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आए। जो कहा जा रहा था, जिसको कहा गया कि मोदी लहर थी, अब मोदी लहर नहीं नजर आ रही है, मोदी लहर नहीं नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस नतीजे में तो नजर आती है कम से कम, कि जो जहां जहां जीतने की उम्मीद थी, जहां जहां नहीं जीतने वाले थे, महागठबंधन एक बड़ी ताकत बताई जा रही थी यूपी में कि महागठबंधन 2 दल मिले हैं, 3 दल मिले हैं, एक साथ हुए हैं, वोट बैंक ट्रांसफर होंगे, काफी सारे कयास थे, 70 पार 60 पार कहे जा रहे थे, मगर नहीं हो पाया। बीजेपी ने अपना कहीं ना कहीं तो एक गिरते गिरते भी बच गए हैं। यूपी में यह हाल है उनका, जहां एक बड़ी ताकत बताई जा रही थी, रैलियां भी कवर की हम लोगों ने, सारी जगह गए, हर जगह गए, फिर भी बीजेपी मोदी एक फैक्टर था और है मौजूदा हालात में। मोदी एक फैक्टर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि जब उन्नाव के गांव गलियों में हम जाते हैं तो एक तरफ से साक्षी महाराज को मना कर दिया जाता है कि उस शख्स को वोट नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। फिर कहते हैं वोट किसे देंगे, अगर हर कोई नाराज है साक्षी महाराज से तो वोट किसे जाएगा, तो कहते हैं मोदी को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उम्मीदवार वहां से रहते हैं साक्षी महाराज। गिरिराज सिंह को पसंद करें या ना करें, साक्षी महाराज को पसंद करें या ना करें, यहां पर महेश शर्मा को पसंद करें या ना करें, बाद में वोट देते समय लगता है कि मोदी को। बावजूद इसके जिस तरह का सपोर्ट ये दिखता है जो लाखों की संख्या में है, उससे कहीं ज्यादा ग्राउंड पर दिख रहा था महागठबंधन का एक माहौल दिख रही थी, उसकी एक लहर। अब वो चुनावी परिणाम में क्यों नहीं बदली और क्यों इतनी ज्यादा संस्थागत, क्या हैबिचुअल कर दिया है इस मीडिया ने हमें सब कुछ स्वीकार कर लेना जो भाजपा के अनुरूप है? क्योंकि आखिर दिन तक अगर भाजपा का इस तरह का माहौल बनता, नरेंद्र मोदी अगर देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ की कोई तुलना नहीं कर सकता, उड़ीसा में मोदी की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ की कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की रैलियों से नरेंद्र मोदी खुद अपनी भीड़ की न तुलना करेंगे, न सपोर्ट की तुलना करेंगे, न जमीनी वर्क पे। तो वहां के परिणाम क्यों आ रहे हैं, ये चिंता की बात है। लेकिन दूसरी उससे भी
अलग और सवाल उठने वाला रिजल्ट आ रहा है बिहार से। बिहार में महागठबंधन में तो ऐसे दलों का मिक्सचर किया गया था कि सामाजिक पृष्ठभूमि की तमाम पार्टियां, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, चाहे वो कुशवाहा में एक अच्छी पकड़ रखने वाले या तमाम अन्य दलों का, खुद लालू यादव को कहा जाता है कि आरजेडी के नेतृत्व में उन्होंने लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी पिछले 3 दशकों में दलित पिछड़े माइनॉरिटी को लामबंद कर चुकी है। अगर इतना बड़ा लामबंदी थी, इतनी बड़ी, तो फिर कैसे ये सब चूक हो रही है? क्या ये परिणाम में बहुत बड़ा खेल हो रहा है या फिर जमीन पर कुछ कमियां रह गई हैं? भूपेन बिहार से ही हैं, वो बताएंगे क्या। इसमें सबसे बड़ी चूक ये रही है कि एक तो लालू प्रसाद यादव जेल में है, उसका सबसे बड़ा महागठबंधन या जो भी समीकरण बना है 4-5 पार्टियों का, राजद और रालोसपा या कांग्रेस का, उसमें एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा रहा है। जो जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है बिहार में दूसरे क्षेत्रों के अलावा तुलना में, बिहार में राजद और जिस तरीके से महागठबंधन कैंपेन कर रही थी, उसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। मतलब तेजस्वी भी बहुत जोर शोर से कैंपेन कर रहे थे, जीताराम मांझी भी जा रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो व्यक्तिवाद वाला जो बीजेपी का राजनीति है, जो चुनाव एक एंगल दिया है, वो बिहार में इस्टेब्लिश हो चुका था। मतलब ये जान रहे हैं कि जमीन पर भाजपा ने माहौल बना लिया था एनडीए ने। जी हाँ, एकदम, वो बहुत पहले से बन चुका है। 2014 मतलब इस बात को स्वीकारने में वो नहीं करेंगे कि एनडीए लीड ले चुकी है। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का एक कहना ये भी है कि बिहार में तेजस्वी अगला मुख्यमंत्री हम लोग को एक्सेप्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए, क्योंकि जो पुलवामा और इस तरीके के जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, वो बिहार के गांव-गांव तक, जहाँ पे एक सामाजिक सौहार्द का एक माना जाता था, जहाँ पे 2014 के पहले ऐसा कुछ घटना या सांप्रदायिक घटना नहीं होती थी, जो कि 2014 के बाद कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई। तो एक उस तरीके का माहौल बना 4-5 सालों में। जैसे 2015 में एक नीतीश कुमार जब बीजेपी से हटे और राजद में शामिल हुए, तो उस वक्त भी महागठबंधन थी, उस वक्त भी एक बहुत बड़ी जीत हुई वहाँ पे, बीजेपी को लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन दो बातें आप कह रहे हैं, दो बातें ये है, एक कि तेजस्वी को भले सीएम का चेहरा देखते हो प्रधानमंत्री पद के पर वो नरेंद्र मोदी को ही देखते हैं, क्योंकि इस तरह के इस महागठबंधन में उन्होंने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई है। दूसरी बात कि सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कही जाएगी तो पिछड़ों के बीच में लोकप्रिय नेता अगर लालू यादव थे तो दूसरी तरफ नीतीश भी थे, ये दिखाने के लिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये परिस्थितियां नहीं ही लागू होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बात तो चाहे देवबंद की पहली रैली से लेकर सहारनपुर उत्तराखंड के छोर से शुरू करें और आजमगढ़ के छोर तक चले जाएं, तो एक राय थी, रैलियों में लाखों लोगों की एक आवाज उठती थी कि हमारे पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। खुलकर नाम नहीं लेते थे। अखिलेश समर्थक अखिलेश में प्रधानमंत्री देखते थे, तो मायावती के समर्थक तो हमेशा की तरह मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे थे। और अगर 50-60 सीटों के साथ एक तरह के हंग पार्लियामेंट की एक स्थिति होती तो उस पावर ब्लॉक को हमेशा प्रधानमंत्री पद मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी वो गैर जमीनी नहीं थी। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों के पास तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे के एक विकल्प भी थे। तब कहां से ये दोनों फैक्टर की चूक कहां हुई? यहां तो पीएम का एक चेहरा के लिए अखिलेश और मायावती विकल्प थे, जिसमें मायावती की स्वीकारता ज़्यादा थी। दूसरी बात कि कहा जा रहा है कि बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो लोग तेजस्वी को सीएम के पद पर तो देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते हैं ऐसा करके। ऐसा तो अभी यहाँ हाल ही में ना विधानसभा चुनाव है और दूसरा पूरा स्टेट उत्तर प्रदेश में मोदी का ही लगा था। तो यूपी में कहाँ से चूक हो रही है? दो बातें हैं। एक बात ये है कि अगर हम ज़मीन पे गए, हमने कहते रैलियाँ कवर की हैं और हम ज़मीन पे गए हैं, तो ज़मीन पे हमने एक बात देखी कि चाहे वो कहते हैं मायावती का कहते वोट हो, चाहे कहते वो अखिलेश का वोट हो, वो बात तो करते थे कि नहीं हम गठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन पहली बात ये है, या तो उन्होंने कहते हैं बोल दिया कि हाँ हम वोट करेंगे, दूसरी बात ये कि शायद उन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि कुछ बातें अगर ऐसी जो कहते हैं जो यूपी से जो भी मतदान आ रहे हैं, जो कहते फिगर आ रही है, उसमें जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिला है, उसमें या तो मायावती के वोटर्स ने, बीएसपी के वोटर्स ने एसपी को कहते वोट नहीं किया, या फिर एसपी के वोटर्स जो हैं, चाहे वो यादव हो मुस्लिम हो, उन्होंने कहते हैं बीएसपी को एक दूसरे को जो है वोट है वो कहते हैं वो ट्रांसफर नहीं हुआ। वो ट्रांसफर का तो आखिर में पता चलेगा जब चुनाव आयोग आखिर में आंकड़े करेगा कि अगर वोट ट्रांसफर हुए या नहीं, अगर 43% से कम वोट रहते हैं या उससे। एक बात और है, क्योंकि गठबंधन के जो यूपी में वोट था वो कम से कम 55% के आसपास था, लेकिन 43% था, लेकिन वोट शिफ्ट जो पैटर्न था, बाईपोल के पैटर्न के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था और बने हुए माहौल से कि 12-14%
इधर का स्विंग होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक फैक्टर इसमें कहते हैं कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर हम धौरहरा देखें या फिर हम कहते हैं लखनऊ देखें या फिर सहारनपुर देखें, वहाँ पे जो भी सीटें हैं अगर वहाँ पे भाजपा को बढ़त मिल रही है तो उसमें एक कांग्रेस फैक्टर है, क्योंकि उसने 1,50,000 उसने वोट वहाँ से काटे यूपी बिहार की चर्चा करते करते हम ये तो भूल ही गए थे कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने मुख्य विपक्ष के रूप में यूपीए और कांग्रेस है। अब दूसरी जगहों पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इन सब राज्यों में क्या हो रहा है। कांग्रेस या तो अकेले डूबी है या तो किसी को साथ लेकर डूबी है। इस बात में बिहार भी शामिल है। क्या सच में कांग्रेस विकल्प नहीं बन पा रही है? क्योंकि अभी ईवीएम पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उठने चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी है, लेकिन कहां कहां, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस तो कई राज्यों में है, कांग्रेस तो कई जगहों पर लड़ रही है, कई समीकरणों से लड़ रही है, कितना सवाल उठाएंगे। इसलिए सबकी जीत और हार में सवाल उठा सकती है। आम आदमी पार्टी सवाल उठा सकती है और सपा बसपा सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस पूरे आप जम्मू कश्मीर से ले लो तमिलनाडु तक हर जगह है, चाहे इधर पश्चिम से ले लो पूरब तक हर जगह कांग्रेस है, लेकिन हारने का पैटर्न लगभग एक जैसा है। बस साउथ इंडिया में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए साउथ इंडिया में जैसे अन्य दल जीत रहे हैं उस तरह कांग्रेस जीत रही है। क्या ये कांग्रेस की नाकामी है या दूसरी बात की जैसे सब हार रहे हैं कांग्रेस भी उसी झोंके में हार? कांग्रेस पूरे चुनाव में मतलब ऐसा तो लग रहा था कि वो लड़ रही है, मगर वो लड़ ही नहीं रही थी। मतलब पूरे मन से लोग तो ऐसा भी कहने लगे थे, बहाना कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, मगर लोग ये भी कहने लगे थे कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है, कांग्रेस अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के दिमाग में क्लियर ही नहीं था कि उसे वोट पाना है कि काटना है। ये सबसे बड़ी, जितनी भी यूपी में सीट देखेंगे हर कम से कम 10 सीटों में तो खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों था? विपक्ष को एक क्यों नहीं कर पाए? एक बड़ी पार्टी थी, आप एक बड़ी पार्टी होने के नाते आपको विपक्ष को एक करके लड़ना चाहिए था। पूरा विपक्ष छितर बितर होकर लड़ा है, आप पूरा देख सकते हैं। मगर इसकी सबसे बड़ी गलती किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस नहीं एकजुट कर पाई विपक्ष को। कांग्रेस चाहती थी गठबंधन यूपी में जहां सपा बसपा मजबूत है, वो नहीं चाहती थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या अन्य जगहों पर जहां पर उसे सीट देनी पड़े। तो एक उस घमंड का नतीजा सामने है। उस घमंड का नतीजा ये है कि देश अब जो है एक अलग उसके तरफ बढ़ रहा है, जिसको कह सकते हैं कि मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में कोई भी हो सकता है, मेजोरिटी में कोई भी हो सकता है। एक चीज सोचना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी अति करती है तो लोग कहते हैं इससे बेहतर तो कांग्रेस थी, लेकिन उस कहने को वोट में बदलने के लिए कम से कम एक विकल्प के तौर पर पेश आना होगा या दूसरों को विकल्प बनने देना होगा। जब राहुल गांधी ने लगातार नारेबाजी की और बात कहा कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो लोकतंत्र कहाँ बचाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बचाया जा रहा था, जैसे प्रियंका गांधी मतलब कांग्रेस की नई आंधी, इस तरह की टैगलाइनें चलती थी मीडिया में। लेकिन क्या वो किसी भी सीट को कन्वर्ट कर पाई, किसी भी सीट के रूप में वो बदल पाई? नहीं। शायद एक सीट रायबरेली पर आगे बढ़ रहे हैं, अमेठी शायद अभी पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी दिलचस्प जो है रिजल्ट चल रहा है, स्मृति ईरानी आगे लगातार सुबह से आगे बनी हुई। सीट भले कांग्रेस एक ही जीत रहे, क्या लग रहा है कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा वोटरों के मन में प्रियंका गांधी का आना? तो वहां पर किस अमेठी में भाजपा विरोधी वोटों में, अमेठी में नहीं पूरे पूर्वांचल में। हाँ। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था क्योंकि मीडिया कवरेज अच्छी मिली? नहीं, मीडिया जो दिखा रही है उससे और जमीन से बहुत मतलब काफी फर्क हो जाता है। प्रियंका गांधी का असर था, मगर सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता के आने पर उनको देखने की चाह थी। वो वोटों में तब्दील हो पाए वो बहुत मुश्किल था। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने भी जो है बनारस से चुनाव लड़े, फिर उसके बाद जब दोबारा गए वहां पे मदन मोहन मालवीय के यहाँ वो करते हैं रोड शो, बाकायदा पूरा होता है। वो भीड़ और प्रियंका गांधी के रोड शो की भीड़ में काफी अंतर है। वहां लोग वाकई प्रियंका गांधी को देखने आते हैं, वोट करने नहीं आते हैं। मगर मोदी की भीड़ में ये अंतर है कि वो वो वोटर हैं, वो बीजेपी के वोटर हैं जो उनकी रैली में आ रहे हैं। तो ये अभी प्रियंका गांधी को काफी समय लगेगा उस राजनीति में आने के लिए कि भाई उनके नाम पे वोट मिल सके या उनके नाम पे वोट कन्वर्ट हो सके। वोटर होना अलग चीज है, लेकिन इस हद तक भी सपोर्टर देखे गए हैं। मैं बात कर रहा भोपाल की। दिग्विजय सिंह को पसंद करना नापसंद करना अलग बात है। ये देश वो तो नहीं है जहां पर 2 ही कैंडिडेट खड़े होते हैं, ये देश वो तो नहीं है जहां 2 ही पार्टियां होती हैं। अगर दिग्विजय सिंह नापसंद भी हैं तो इस देश का कम से कम सेकुलर हिंदू देखो कैसा कैंडिडेट चुनता है। 7-7.5 लाख वोट हिंदुओं के पड़ते हैं भोपाल में और लगभग 6 लाख वोट, 5 लाख से ज़्यादा वोट
प्रज्ञा ठाकुर को दे देता है। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कितना कुछ बताया जाए, मीडिया से परिचित शायद ही कोई शख्स होगा जिसे प्रज्ञा ठाकुर के बारे में ना पता हो। क्या ये गलत फहमी है? क्या ये गलत फहमी है कि सब पूरी तरह से काम देखते हैं, विकास देखते हैं? जरा 2-4 काम बताइए, प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कौन सा विकास किया है या विकास के कौन से प्रोजेक्ट के साथ पूरे चुनाव में आई हैं कि उन्हें चुना है? क्या सच में विकास के नाम पे? या इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए सेकुलर का चोला ओढ़े हुए इस हिंदू बहुल समाज को कि कम्युनलिज्म उसके ऊपरी चादर, ऊपरी परत हटाने के बाद निकल आएगा? देखिए, बिल्कुल आप ये जो सेक्युलरिज्म है वो एक लगता है हवा में उड़ गया है कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा जीती है। ऐसा पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को जो भोपाल से टिकट दी है वो वहाँ जीते ना जीते पर बाकी सीटों पे असर डालेंगी, क्योंकि जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे अपने हिंदुत्व पॉलिटिक्स का। पर इतने बड़े मार्जिन से अगर साध्वी प्रज्ञा आगे आती है और एक ब्लास्ट केस में अक्यूज होने के बावजूद आगे आती है, कोई सवाल नहीं उठाते, तो इससे तो यही लगता है कि जो सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं लोग, वो जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भी बात करते हैं, वो सब एक मतलब हो सकता है झूठ है और सिर्फ वो माहौल बनाने की बात है। असल में माहौल तो हिंदू राष्ट्र का जो ये बीजेपी लेके चलती है उसका माहौल ज़्यादा लग रहा है मुझे। प्रज्ञा ठाकुर पर इतने सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि वो किसी मामले में कोर्ट में गई हैं और उन्हें अभी उसमें से बरी नहीं किया गया है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक इंसान के तौर पर बाहर निकलने के बाद भी उनकी बयानबाजी कैसे रहती है। कम्युनलिज्म का घोर चेहरा इसलिए है कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं। वो आतंकवाद की आरोपी हैं या नहीं, किसी खास ब्लास्ट में आरोपी तो हैं, वो दोषी पाई जाती हैं या नहीं, ये मायने रखता है। लेकिन क्या ये आतंकवाद से कम है कि किसी वर्ग विशेष के खिलाफ इस तरह के बयान देती हैं? इसलिए सेकुलर नेचर पर सवाल उठता है। दूसरा, नरेंद्र मोदी तो इतने दूध के धुले हुए हैं कि उन्हें विकास पुरुष के रूप में स्वीकारा जा रहा है। गुजरात में तो कुछ हुआ ही नहीं। गोधरा क्रिया प्रतिक्रिया का कोई बयान तो है ही नहीं। बच्चों के मर जाने पर, महिलाओं के हत्या हो जाने पर किसी भी तरह की इस तरह के जो नरेंद्र मोदी का अब एक सेकुलर चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कम्युनल है, नरेंद्र मोदी उन पर लगाम लगाएं। ये स्थिति तो तब बन गई है अब जब बेचारगी और लाचारगी की तस्वीर दिखाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को दिखाया जाता है और उनके साथ एक बड़ी सिंपैथी की लहर आती है। सवाल उठता है कि बनाता कौन है परसेप्शन? तो 2 दशक ये लगता है साध्वी प्रज्ञा के केस से एक और चीज़ हम समझ सकते हैं, सिर्फ नाथूराम गोडसे का नहीं, बल्कि एक जो बाइनरी मोदी ने और इनकी भाजपा पार्टी ने क्रिएट की थी कि वो हमेशा देश हित की बात करते हैं। जब वो हेमंत करकरे के ऊपर भी इतना घटिया बयान देती हैं कि मेरे श्राप से वो मर गए, उसके बावजूद कोई बयान आने के बावजूद, भले ही वो बाद में माफ़ी मांगे या ना मांगे, पर ऐसे मतलब उनको कैंडिडेट को इतने भारी मत से जिताना, वो भी हमारे सेक्युलरिज्म पे, हमारे सो कॉल्ड अपनी नेशनैलिटी पे एक सवाल खड़ा करता है जिसकी सारी बाइनरी यहाँ पे भाजपा ने ही गढ़ी थी। अभी एक चीज़ हम लोग बार बार उस कम्युनिज्म पे सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उस पर तान्या ने जैसे कहा कि सब चीज़ें हवा में उड़ गई, कम्युनल उस पर। दूसरा सवाल भी उठता है, इसी तरह के एक माहौल बना था 1992 में बाबरी ढा देने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा गर्वानुभूति होती है और वो कहते हैं कि हिंदुओं के गर्व के लिए हमने जो काम किया उसकी सजा भुगतने के लिए मैं हूं आतंकवादी कार सेवकों के बचाव करते हुए। दूसरी तरफ दिलचस्प ये होता है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से राव होते हैं और वो भी पूरा संरक्षण देते हैं। सवाल ये सब उठाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके कुछ महीनों बाद एक प्रयोग किया गया था। मुलायम और कांशीराम साथ आए थे और कहा गया था कि इस देश में कम्युनल होती राजनीति को कोई बचा सकता है तो वो मुलायम और कांशीराम हो, और नारा भी गढ़ा गया कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी सपा बसपा का गठबंधन या दलित पिछड़ों का एक गठजोड़ भाजपा को रोक सकता है। उन्होंने रोका भी, और जस्ट बाबरी डिमोलिशन के जस्ट बाद हुए चुनाव में सपा बसपा को कम से कम भाजपा को रोकने में मदद मिली। अब दूसरी बार उससे ज्यादा मजबूत हुआ गठबंधन, उससे ज्यादा रिसोर्सेज वाला और उससे बड़ी पार्टी बन चुकी जब मायावती और अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बनता है तो ये क्यों नहीं रोक पाता? इस पर हम आसिफ बताएं कि क्या देखते हैं बदलते हुए 92-93 के दौर में जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तब मुलायम और कांशीराम 13 और 14% जनाधार वाले मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोक देते हैं। लेकिन अब 30 और 25% जनाधार वाले, 28 और 22% जनाधार वाले मिल करके नहीं रोक पा रहे हैं। क्या कम्युनल पावर के साथ मीडिया पावर का फैक्टर जुड़ जाना भाजपा के लिए दोगुना बोन है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, मीडिया का भी सबसे बड़ा रोल है और यहाँ पर सोशल मीडिया का भी है। अगर आप मुलायम और काशीराम की बात करते हैं तो उस दौर में मीडिया इतना ज़्यादा सशक्त नहीं हुआ करता था, और दूसरी चीज़ वहाँ पर
सोशल मीडिया का भी कोई रोल इतना नहीं। सशक्त नहीं था। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, बायस इसी तरह था, लेकिन हाँ हर घर नहीं पहुंचता था। आपकी बात से एक चीज निकलता है, मीडिया जहां पहुंचेगा वहां कम्युनल एजेंडा पहुंचेगा, मीडिया जहां पहुंचेगा वहां बाजार का प्रोपेगेंडा। आज मीडिया जो है वो पूरी तरीके से कम्युनल हो चुकी है। आप देखते हैं जितने भी शोज़ हो रहे हैं या जो भी डिबेट्स होती हैं वो पूरी कम्युनल ग्राउंड पर होती हैं। अब जब इस तरीके के डिबेट्स हो रही हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी एजेंडे के तहत मिल रहा है। तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर वो भाजपा को मिलता है, क्योंकि भाजपा एक हिंदुत्ववादी छवि के साथ एक पार्टी है और नेशनलिज्म का जो एक टैग लगा हुआ है। तो उसके तहत आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही कोशिश की गई यहाँ पर। महागठबंधन ने पूरी तरीके से पोलराइज किया लोगों को रोकने के लिए कि हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे, हम कम्युनिज्म की बात नहीं करेंगे, हम कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब भी कुछ भी मतलब आप देखते हैं कि यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी 60 सीटें निकाल सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, हुआ पूरा उलट। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 सीटें ही महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। महागठबंधन को कम सीटें मिल रही हैं। हम राजधानी की भी बात कर लेते हैं। शिवांगी राजधानी दिल्ली से हैं, सब जगह तो लड़ाई हो रही है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन बिहार में क्यों हार गया, या फिर कम से कम अभी जो रिजल्ट आया हारता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत माने जाने वाला महागठबंधन क्यों उस तरह से बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पा रहा है, हार की ओर है। लेकिन दिल्ली में क्या सवाल उठेंगे? दिल्ली में तो किसी ने टक्कर ही नहीं दिया। क्या कांग्रेस और आप में सब कुछ बटा बटा सा? जी अब यहाँ दिल्ली को वैसे भी बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है। मोस्टली सबको पता था कि सातों की सात तो जो सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ जाएगी। एक जो सीट थी केवल उत्तर पूर्वी सीट, जहाँ पे गौतम गंभीर के खिलाफ आतिशी लड़ रही थी, वहाँ पर देख रहे हैं हम कि वहाँ पे भी आतिशी हार चुकी हैं। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि चाहे कितना भी एजुकेटेड आप लेकर आ जाइए कैंडिडेट, शायद इस टाइम पे हिंदुत्व या फिर जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है। आप खुद देखो कि इसी के कंपैरिजन में साध्वी प्रज्ञा जिनके ऊपर यूएपीए जैसे आतंकवादी जो एक्ट्स होते हैं वो लगे हैं, वो भी जीत जाती हैं, लेकिन आतिशी जैसी एजुकेटेड जो महिलाएं वो नहीं जीतती हैं। तो ये भी एक बहुत महिलाओं में भी लोग चुन रहे हैं, तो विकल्प चॉइस जो है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर। और जब हम लोग खुद भी गए थे बाहर पूछने लोगों से कि उनकी राय क्या है लोगों की, जनता की, तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पता है, मोदी। उनको ये नहीं पता कि उनके क्षेत्र से उनका बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है। कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है या बीएसपी भी इस बारी कई सीटों पर उतरी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि देश भर में जितना मीडिया का असर होता है उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में असर होता है? क्या यहाँ ज़्यादा मीडिया से प्रभावित? यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शहरी एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस शायद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी सब कुछ है, और जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा तेज़ी से पहुँचता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया ने ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर निभाया। ये सवाल इसलिए उठता है कि कौन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 2014 में भी इसी तरह की मोदी लहर चली थी, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था अकेले के दम पे 282। बहुजन समाज पार्टी जो दलितों के बीच में खासकर यूपी में पैठ मानी जाती है जिसकी, जब वहाँ किया गया तो वो 0 सीट पर आती है। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या सबके वोट शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वोट परसेंटेज गिना गया तो बाद में देखा गया कि कम से कम दलित वोट तो कहीं नहीं खिसके। 2017 में सबसे बुरा प्रदर्शन करते हुए बहुजन समाज पार्टी मात्र 19 MLA के साथ सिमट के रह गई, लेकिन फिर भी जब वोट प्रतिशत देखा गया तो ये माना गया कि उसके दलित वोट बैंक कहीं नहीं खिसके। आज जब 23 मई 2019 को चुनाव परिणाम आ रहे हैं, तब भी आकलन किया जा रहा है, तमाम आलोचनाएं, तमाम विवेचना की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर कहां चले गए। लेकिन हो सकता है जब वोट प्रतिशत का लिस्ट आए तब भी दलित वोटर कहीं नहीं जाएंगे। तो दलित वोटर क्यों इतना कांस्टेंट है, क्यों समझता है कि उसे कम से कम मीडिया से प्रभावित नहीं होना है? मीडिया पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये माना जाता है कि कम से कम दलितों के पक्ष में तो मीडिया नहीं काम करता, मुस्लिमों के पक्ष में कम से कम कथित नेशनल मीडिया तो नहीं काम करता। इतनी लामबंदी हो जाती है कि जिसे अपना दल मानते हैं वो करते हैं। अब सवाल ये उठता है, एकदम कंक्लूडिंग बात हम करते हैं, कि क्या मीडिया की भूमिका को इतना बड़ा मान लिया जाए कि देश भर में माहौल क्रिएट करने और स्वीकार लेने के लिए मजबूर कर दिया देश को? बिल्कुल। एग्जिट पोल, बहुत कम लोग थे जो कह रहे थे कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हो चुके हैं। भी खारिज। हाँ, मगर एग्जिट पोल पर ज्यादातर लोगों को भरोसा हो चुका था। वो कह चुके थे कि 1-2 सीट, 4 सीट, 5 सीट आगे पीछे हो सकता है, मगर जीतेगी तो बीजेपी है और इतनी ही सीट आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया जिस दिशा में मतलब चल रहा है, या उसको चलाया जा रहा है, या उसको हकाया जा रहा है, वो वही दिशा है जिस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए।
वो दलितों की आवाज नहीं उठा पाता है। किसान अगर जंतर मंतर पे आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो उसको एक पार्टी का बता के खारिज कर दिया जाता है। जब वो भीड़ ज्यादा, तो कहने का मतलब ये है कि उस दिशा में नहीं जाना चाहिए जिस दिशा में वो जा रहे हैं। जिस तरीके के नारे आज जीतने के बाद लगाए जा रहे हैं न्यूज चैनलों पे, उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। मगर अब आगे 5 साल में क्या होता है वो भी देखना है। आगे 5 साल में क्या होता है, मीडिया की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। अभी 2-3 साल पहले एनडीटीवी पे रवीश कुमार ने एक शब्द दिया, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसलिए कि जो सरकार सत्ता की गोद में बैठे रहे वो गोदी मीडिया है। लेकिन मीडिया के कोई किसी के साथ पक्षपात हो सकता है। पिछले 4-5 सालों में जो ट्रेंड देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी बनी सरकारों के खिलाफ तो शायद ही कोई आवाज़ उठा पाए या सवाल करे। सिस्टम मशीनरी, उसकी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जगहों पर कितनी भी अनियमितता हो सवाल नहीं उठाता है। इसलिए मीडिया की भूमिका पर बड़ा अफसोस होना चाहिए इस देश को। एक होता है विपक्ष, विपक्ष कमज़ोर है, कांग्रेस इसको सभी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस कम से कम भाजपा का प्रवक्ता तो नहीं बन जाते। मीडिया जिसका काम है सवाल उठाना, अगर विपक्ष कमजोर हो रहा है तो मीडिया का काम है सवाल उठाना। सवाल उठाने वालों पर पलटवार करता है मीडिया। ये सबसे चिंताजनक स्थिति है। अगले 5 साल तक ये देखना होगा कि इस देश में विपक्ष की भूमिका मीडिया उठाता है कि नहीं, वो सवाल उठाएगा या नहीं, या सवाल उठाने वालों पर हमला करेगा। खैर, इस देश में जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है वो इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर वो आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज नहीं उठेगी। आखिर में एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जीत के रिजल्ट नतीजे आने के बाद, सबका साथ सबका विकास इज इक्वल टू सबका विश्वास। अब उन लोगों का ज्यादा विश्वास उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ज्यादा, मतलब एक प्रचंड बहुमत मिल गया, जिसको प्रचंड बहुमत कहा जाता है, एक बहुमत मिल गया है। मगर उनका क्या, जो कि अलवर देख चुके हैं, जो कि दादरी देख चुके हैं, जो कि कई ऐसी घटनाएं, नजीब की मां हाई कोर्ट के बाहर से घसीटी जाती, ऐसी घटनाओं का क्या हम फिर से रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे आने वाले 5 सालों में? यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो भीड़ फिर से हावी होगी? क्या वो भीड़ फिर से वही नाम लेके आगे बढ़ेगी जिस नाम से वो पिछली बार बढ़ी थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये सवाल भी मायने रखता है। एक बात और है कि इस बार अगर मोदी सरकार तो आई चुकी है मैंडेट के हिसाब से, अगर मोदी सरकार अगर कुछ भी गलत काम करती है या फिर कुछ भी उसके ऐसे फैसले होते हैं, अगर विपक्ष को उसको जनता को बताना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसी के रूम में बैठ करके नहीं होगा, या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भी कंधे पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में और खुद कांग्रेस सड़क पर उतर करके, जिस तरीके से बीजेपी करती थी 2009 से 2014 जब यूपीए 2 थी, तो बीजेपी के नेता जो हैं वो खुद सड़कों पर उतरते थे गैस के दाम को लेकर, पेट्रोल के दाम को लेकर, कि वो सड़कों पर उतरते थे और वो प्रोटेस्ट करते थे, प्रदर्शन करते थे और सरकार पर दबाव बनता था। तो ये जिम्मेदारी बनती है, एक जो मजबूत विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग अपने आप को वैसा सशक्त बनाएं और मुद्दों को उठाएं जिससे कि जनता का भला हो। क्योंकि राहुल गांधी ने हमने देखा कि वो अगर राफेल पे उनको जनता को बात बतानी थी तो वो सड़कों पर नहीं आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हेडक्वार्टर में कांग्रेस की, वहां पर उन्होंने अपनी बात रख दी। उसके बाद वो कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी सड़क पर वो कदम उतरे नहीं, और हो सकता है कि इसीलिए आज राफेल जनता के बीच में मुद्दा नहीं है। जनता की बात को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ेगा और इस देश की मीडिया को भी सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, परिस्थितियां बहुत बुरी होती हैं, लोग विचलित हो जाते हैं। अगर इस देश का विपक्ष भी नकारा और निकम्मा ही रहा और इस देश का मीडिया इसी तरह बिकाऊ भी रहा, तब भी हम अल्टरनेट मीडिया कहे जाने वाले लोग हर रोज़ सवाल उठाते रहेंगे। ये हिंदुस्तान क्या बोल रहा है, बोलता हिंदुस्तान पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।